नमस्कार। आज हम जेन ऑस्टिन के कालजयी उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस के कुछ खास हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास हैं उपन्यास के वो अंश जहां कहानी की बुनियाद रखी जाती है, किरदार पहली बार मिलते हैं, टकराते हैं। मकसद ये समझना है कि ऑस्टिन कैसे कुछ ही डायलॉग्स और घटनाओं से उस दौर के समाज, रिश्तों की उलझनों और खासकर एलिजाबेथ बेनेट और मिस्टर डार्सी इनके जटिल किरदारों को खोलती हैं। कहानी की शुरुआत ही देखिए ना, वो मशहूर लाइन की एक अकेले अमीर आदमी को यकीनन एक बीवी की तलाश होगी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ऑस्टिन का समाज पर कटाक्ष है ना? हाँ, बिल्कुल। और जैसे ही मिस्टर बिंगले और डार्सी आते हैं, मिसेस बेनेट की उम्मीदें तो बस हाँ, आसमान छूने लगती है। और ये सिर्फ उत्साह नहीं, ये उस दौर की आर्थिक सच्चाई भी थी। बेटियों की शादी एक अच्छी पार्टी से करना माँ बाप का सबसे बड़ा लक्ष्य होता था। सही बात है। तो बिंगले की संपत्ति और वो मिलनसार स्वभाव, वो तुरंत समाज की नजरों में एक आदर्श शिकार बन जाते हैं। और पहली ही महफिल, वो मेरिटन वाली बॉल, वहां ऑस्टिन ने क्या कमाल का कॉन्ट्रास्ट दिखाया है। एक तरफ बिंगले जो सबसे घुल मिल रहे हैं, नाच रहे हैं। हाँ। दूसरी तरफ डार्सी जो एलिजाबेथ को नाच के लिए पूछना तो दूर, उसे कह देते हैं कि भाई उतनी खूबसूरत नहीं कि लुभा सके। उफ। एक ही पल में धारणाएं बन जाती हैं। यही ऑस्टिन की खूबी है। किरदारों का परिचय बहुत ही कुशलता से उनके एक्शन और डायलॉग से होता है। डार्सी का ये रवैया तुरंत उन पे घमंड का लेबल लगा देता है। हालांकि वो बाद में कहते हैं कि वो अजनबियों में या कम जान पहचान वालों में सहज नहीं होते, पर वो पहली चोट तो लग चुकी होती है। यहीं से प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह की नींव पड़ती है। और एलिजाबेथ जो इतनी तेज दिमाग वाली है, वो इस पूर्वाग्रह को फौरन पकड़ लेती है। चार्लेट लूकस के साथ उसकी जो बातें हैं, वो सिर्फ उसकी आजाद सोच नहीं दिखाती, बल्कि ये भी कि वो रिश्तों में बनावट पसंद नहीं करती। हाँ, जबकि चार्लेट ज्यादा प्रैक्टिकल है। बिल्कुल, वो शादी को एक सुरक्षा की तरह देखती है। फिर आते हैं मिस्टर कॉलिंस। अरे बाप रे। हाँ, वो तो अलग ही किरदार है। उनका किरदार तो जैसे चापलूसी और सामाजिक सीढ़ी चढ़ने का जीता जागता नमूना है। लेडी कैथरीन की तारीफों के पुल, और फिर एलिजाबेथ को वो अजीब सा शादी का प्रस्ताव। देखिए, कॉलिंस सिर्फ एक मजाकिया किरदार नहीं है। ऑस्टिन उनके जरिए उस वक्त के सामाजिक दबाव और वो जो विरासत के नियम थे ना, एंटेलमेंट, उस पर तीखा व्यंग करती हैं। अच्छा। उनकी भाषा, उनका व्यवहार, सब कुछ बहुत सोच समझ कर रचा गया है। और एलिजाबेथ का इनकार वो सिर्फ कॉलिंस को नहीं, एक तरह से उस पूरी व्यवस्था को चुनौती देता है। हाँ, ये बात तो है। जबकि चार्लोट का बाद में उन्हें चुन लेना वो उसी यथार्थ को दिखाता है जिससे कई औरतें शायद बच नहीं सकती थीं। और इसी पूर्वाग्रह वाली जमीन पर एंट्री होती है मिस्टर विकम की। हाँ। कितना आकर्षक। हाँ, बिल्कुल। दुख भरी कहानी वाला, डार्सी पर गंभीर आरोप लगाता है, और एलिजाबेथ जो डार्सी को पहले ही घमंडी मान चुकी है, बिल्कुल, वो आसानी से विकम की बातों में आ जाती है। ये ऑस्टिन दिखाती हैं कि कैसे हमारा जो पहला झुकाव होता है ना, वो हमें सच से दूर ले जा सकता है। विकम का आकर्षण और उसकी वो कहानी, वो एलिजाबेथ के पूर्वाग्रह को और मजबूत कर देते हैं। कहानी कहने की कला का इस्तेमाल कैसे भ्रम पैदा कर सकता है, विकम इसका बढ़िया उदाहरण है। फिर नेदरफील्ड में जेन बीमार पड़ती है, एलिजाबेथ वहां जाती है, डार्सी से और मुलाकातें होती हैं। थोड़ी सी समझ शायद बढ़ने लगती है, लेकिन तभी बिंगले और डार्सी अचानक लंदन चले जाते हैं और जेन का दिल टूट जाता है। हाँ, और एलिजाबेथ इसका दोष भी सीधा डार्सी पर मढ़ देती है। और इसमें देखिए, डार्सी की भी गलती है। वो जेन के शांत स्वभाव को उदासीनता समझ बैठते हैं और बिंगले को बचाने के चक्कर में अपने दोस्त के साथ साथ जेन के साथ भी अन्याय कर बैठते हैं। ये उनके अपने वर्गाभिमान और गलत फहमी का नतीजा है एक तरह से। फिर कहानी का शायद सबसे अहम मोड़ आता है हंट्सवर्ड में, जब डार्सी अचानक एलिजाबेथ को प्रपोज करते हैं, पूरी ईमानदारी से बताते हुए कि तुम्हारे परिवार के सामाजिक स्तर और रिश्तेदारों के बावजूद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। हाँ, जाहिर है एलिजाबेथ भड़क उठती है। ये प्राइड और प्रेजुडिस का सीधा टकराव है। बिल्कुल। डार्सी का अभिमान उसके प्यार के इजहार पर भी हावी है, और एलिजाबेथ का गुस्सा सिर्फ इस अपमान पर नहीं, बल्कि जेन और विकम के साथ हुए अन्याय पर भी है, जैसा वो उस वक्त मानती है। ये इनकार दोनों के लिए एक आईने जैसा है। सही कहा। और इसी टकराव के बाद आता है डार्सी का वो लंबा खत। हाँ, वो खत जिसमें वो विकम की असलियत और जेन बिंगले मामले में अपनी भूमिका का पूरा सच बताता है। हाँ, ये एलिजाबेथ के लिए एक
जबरदस्त झटका होता है। वो खत सिर्फ जानकारी नहीं देता, वो एलिजाबेथ को अपनी ही समझ पर सवाल उठाने को मजबूर करता है। और देखिए, ऑस्टिन ने यहाँ संवाद की जगह खत का इस्तेमाल किया। एक तरफा तर्कपूर्ण सफाई, जो शायद आम बातचीत में मुमकिन ना होती। ये नैरेटिव का एक मास्टर स्ट्रोक है मेरे हिसाब से। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। और कहानी आगे बढ़ती है एक और संकट के साथ, लीडिया का विक्रम के साथ भाग जाना। ओहो, हाँ। पूरे बेनेट परिवार के लिए ये एक सामाजिक तबाही जैसा है उस वक्त। और यहीं डार्सी का वो रूप सामने आता है जिसकी शायद उम्मीद नहीं थी। वो चुपचाप, बिना किसी दिखावे के, ना सिर्फ उन्हें ढूंढता है, बल्कि विक्रम के कर्ज चुकाकर पैसे देके लीडिया से शादी करवाता है। क्यों? ये सवाल उठता है। हाँ, क्यों? शायद अपराध बोध हो, शायद एलिजाबेथ के लिए सम्मान, या शायद सच्चा प्यार। ये जो एक्शन है ना, ये उसके बदले हुए चरित्र का सबसे बड़ा सबूत है। अंततः बिंगले लौटते हैं, जेन से सगाई होती है, लेकिन ड्रामा अभी बाकी था। लेडी कैथरीन का धमकाने आना कि एलिजाबेथ डार्सी से दूर रहे। विडंबना देखिए, लेडी कैथरीन समाज के नियम थोपना चाहती हैं, पर उनका दखल अनजाने में डार्सी को एलिजाबेथ के और करीब ला देता है। हाँ, एलिजाबेथ का जो दृढ़ रहना है ना, वो डार्सी को दिखाता है कि वो बदल चुकी है और उसके लिए खड़ी हो सकती है। और फिर डार्सी का दूसरा प्रस्ताव आता है, इस बार पूरी विनम्रता के साथ। और एलिजाबेथ, जो अब सच जानती है, डार्सी के अच्छे कामों को समझ चुकी है और अपने पूर्वाग्रहों को भी पहचान चुकी है, वो खुशी से हाँ कह देती है। हाँ, तो इन अंशों से हमने देखा कि कैसे पहली धारणाएं, सामाजिक हैसियत का भेद और निजी अहंकार, ये सब रिश्तों को उलझा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ऑस्टिन ये भी दिखाती हैं कि खुद की गलतियों को समझना, सच का सामना करना और बदलना मुमकिन है। किरदारों का यही विकास, यही कहानी को कालजयी बनाता है। तो सार शायद यही है कि किसी को सच में जानने के लिए सतही चीजों और समाज की राय से परे देखना जरूरी है। इसमें वक्त लगता है और खुला दिमाग चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। आज भी समाज की उम्मीदों और अपनी निजी खुशी, खासकर रिश्तों के मामले में तालमेल बिठाना कितना मुश्किल या आसान है, खासकर तब जब आपकी पसंद शायद तयशुदा दायरों से बाहर हो।